नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। दोस्तों, हम परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं और आज मैं आपके लिए अगला चैप्टर लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अब अपनी आज की वीडियो को, जिसमें हम वनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को, जिसमें है दोस्तों कि सर्वाधिक वन जो क्षेत्र वाले जिले हैं वो आपको पता है दोस्तों, सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं तो वो पौड़ी जिले में हैं। ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो वन हैं वो किस जिले में है तो पौड़ी जिले में है, गढ़वाल मंडल में। जबकि कुमाऊं का अगर बात करें दोस्तों कि कुमाऊं में सर्वाधिक कहाँ हैं तो वो नैनीताल में है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए कि जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्रम भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले पौड़ी है, फिर नैनीताल है, फिर उत्तरकाशी है और चमोली है। ये 4 जिलों में वन बहुत ही अधिक हैं, ये आपको याद रखना है। घटते हुए क्रम में है, सबसे ज़्यादा पौड़ी में है, उसके बाद नैनीताल है, उत्तरकाशी है और चमोली है। अगला है दोस्तों प्रतिशत के अनुसार। दोस्तों, प्रतिशत के अनुसार जो घटते हुए क्रम है तो उसमें पहला आता है नैनीताल, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार पौड़ी था और प्रतिशत के हिसाब से दोस्तों कौन सा है वो है नैनीताल। नैनीताल के बाद चंपावत है, पौड़ी है और रुद्रप्रयाग है। ये आपको याद रखना है कि जो घटते क्रम में प्रतिशत है वनों का वो कहाँ कहाँ है तो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं दोस्तों, जहां पर सबसे कम वन है वो कौन सा जिला है तो आपको याद रखना है उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, रुद्रप्रयाग है और चंपावत है। इन 4 जिलों में वनों की संख्या कम है, सबसे कम है। सबसे कम उधम सिंह नगर में है, उसके बाद हरिद्वार है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर चंपावत है। ये आपको याद रखना है। प्रतिशत के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे जो कम है वो उधम सिंह नगर में ही है, सबसे कम वन। सबसे ज़्यादा कहाँ है तो क्षेत्रफल में पौड़ी में है, प्रतिशत में नैनीताल में है। और सबसे कम जो वन है दोस्तों वो सर्वप्रथम सबसे कम उधम सिंह नगर में है और प्रतिशत के अनुसार भी उधम सिंह नगर है। ये आपको याद रखना है। प्रतिशत में घटते हुए क्रम में जो जिले हैं दोस्तों सबसे कम उधम सिंह नगर में है, फिर हरिद्वार में है, फिर पिथौरागढ़ और चमोली में। इन 4 जिलों में वनों की संख्या बहुत ही कम है। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं ऊंचाई के क्रम में वन प्रतिशत। जो ऊंचाई के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है तो कितने % वन है ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों 300 मीटर तक से नीचे जो वन हैं, जो 300 मीटर तक की ऊंचाई तक वन पाए जाते हैं वो कितने % हैं तो आपको याद रखना है कि 12%, 12.8% टोटल वन है 300 मीटर तक की ऊंचाई पर। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों 300 से 600 मीटर तक की ऊंचाई पर 12.3% वन पाए जाते हैं। यह आपको याद रखना है कि 300 मीटर तक के जो क्षेत्र है उसमें 12.08% होता है और 300 से लेकर 600 मीटर तक की ऊंचाई पर 12.3% है। यह आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि 600 से लेकर 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर कितने % वन पाए जाते हैं तो वो 16.3% वन पाए जाते हैं। और 1200 से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर 22% वन पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि इसमें 22% है। और जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं तो वो 1800 से लेकर 3000 तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं तो आप याद रखेंगे 1800 से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर। कितने % तो 28.8%। उसके बाद 1200 से 1800 मीटर तक। और सबसे कम जो वन पाए जाते हैं दोस्तों वो 3000 मीटर से ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों वनों के प्रकार। वनों को कितने प्रकार से बांटा गया है तो आपको याद रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है उपोष्ण कटिबंधीय वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ये आपको अच्छे से कवर करना है दोस्तों कि उपोष्ण कटिबंधीय वन कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है कि ये 750 दक्षिणी ढाल जो कि दक्षिण वाला क्षेत्र है उसमें 750 मीटर तक और 1200 मीटर उत्तरी ढाल जो कि उत्तर की साइड है उतनी मीटर की ऊंचाई तक ये
पाए जाते हैं। आप इतना ही याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं उत्तरी भाग में। इसमें जो प्रमुख वृक्ष है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो साल है। यहाँ सर्वाधिक गर्मी होती है, ये आपको याद रखना है, इतने क्षेत्र में गर्मी होती है और यहाँ का जो प्रमुख वृक्ष है वो साल है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि साल का वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय वनों में ये पाया जाता है। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का पूरा उपवन उप हिमालय इसी क्षेत्र में आता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो उप हिमालय है उत्तराखंड का, तो वो किस क्षेत्र में आता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अगला है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। अगला जो क्षेत्र है दोस्तों क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। तो इसमें आपको याद रखना है ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यानी 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय वन कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, तो ये 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा कम होती है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में है। इनका जो अन्य नाम है दोस्तों, इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है कि इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र शिवालिक व दून घाटियों में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्षेत्र शिवालिक व दून घाटियों में पाए जाते हैं। कितनी मीटर तक की ऊंचाई पर, तो 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए कि शिवालिक व दून घाटियों में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, तो शिवालिक और दून घाटियों में। इसमें जो प्रमुख वृक्ष आते हैं दोस्तों वो सागौन है, सहतूत है, पलास है, अंजन है, बेहड़ा है, बांस है और साल। साल हमने पढ़ा है उपोष्ण कटिबंधीय में, और यहाँ भी इसके कुछ पेड़ दिखाई देते हैं। इनका जो प्रमुख वृक्ष है वो आपको याद रखना है सागौन, जो आपको याद रखना है दोस्तों। सागौन इस क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों, कोणधारी वन, जो कि 900 से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कोणधारी वन 900 से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें जो आपको याद रखना है कि ये वन उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय के बीच के वन होते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों कि ये उष्ण कटिबंधीय वन और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसके वन होते हैं। यहाँ जो चट्टानी धरातल पर भी उगते हैं, यहाँ के जो वृक्ष हैं दोस्तों, ये कोणधारी वन जो होते हैं वो चट्टानी धरातल पर भी उगते हैं, ये आपको याद रखना है। कोणधारी वनों का जो प्रमुख वृक्ष है दोस्तों जो आपको याद रखना है वो चीड़ है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि चीड़ जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कोणधारी वनों में पाया जाता है। अगला है दोस्तों, पर्वतीय शीतोष्ण वन। तो पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, तो ये 1800 से लेकर 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। आयोग द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्वतीय शीतोष्ण वन की ऊंचाई कितनी है, तो आप याद रखोगे कि 1800 से लेकर 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, पॉपुलर है, बर्च है, नीली चीड़ इसी में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। पॉपुलर, बर्च और नीली चीड़ के जो पेड़ होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो पर्वतीय शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। इसी में ओक का पेड़ भी पाया जाता है। इसकी 3 प्रजातियां होती हैं दोस्तों, एक बांज होती है, मोरू होती है और खरसाऊ होती है, खरसू होती है, आपको याद रखना है। ओक की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं, तो वो 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो बाज, मोरू और खरसू, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि अल्पाइन व उप अल्पाइन वन कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, तो अल्पाइन या उप अल्पाइन वनों की जो ऊंचाई पाई जाती है वो 2700 मीटर तक पाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि 2700 मीटर से अधिक जो क्षेत्र होता है उसमें अल्पाइन या उप अल्पाइन होता है। यहाँ पर दोस्तों घास के मैदान होते हैं, बुग्याल वगैरह पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है।
कि इसमें जो प्रमुख वृक्ष है जो आपको याद रखने हैं कि सिल्वर फर है, ब्लू पाइन है, स्प्रूस है, देवदार है, बर्च है, बुरांस है और कंपानुलटास है। ये सभी वृक्ष किस में पाए जाते हैं? तो एल्पाइन या उप एल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको जो इनमें से याद रखना है दोस्तों, स्प्रूस और देवदार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, और बुरांस, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। ये तेल युक्त वृक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। इन्हें अगर काटा जाए तो ये तरल पदार्थ से होते हैं, इन्हें तेल युक्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि एल्पाइन झाड़ियाँ। तो एल्पाइन झाड़ियाँ कितनी ऊंचाई तक पाई जाती हैं? तो ये 3000 से लेकर 3600 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि एल्पाइन की जो झाड़ियाँ हैं दोस्तों वो कितनी ऊंचाई तक पाई जाती हैं? तो ये 3000 से लेकर 3600 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला है दोस्तों घास के जो मैदान हैं। एल्पाइन जो झाड़ियां हैं उसी में जो घास के मैदान होते हैं जिन्हें हम बुग्याल, प्यार, मीडो या अल्पाइन पास्चर के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उत्तराखंड में बुग्याल को क्या बोला जाता है? तो इन्हें प्यार, मीडो, अल्पाइन पास्चर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये सभी कि जो बहुत सारे बुग्याल हैं उत्तराखंड में, और इन्हें बुग्यालों को क्या बोलते हैं? तो प्यार, मीडो, अल्पाइन और पास्चर के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला है दोस्तों पशुचारकों के नाम। जो पशुचारक जो आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? चल घुमतू बोलते हैं, बकरखाल, लवड़िया, गुजर, गद्दी और अनवाल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि जो पशु चरवाहे होते हैं उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है चल घुमतू है, बकरखाल है, लवड़िया है, गुज्जर है और गद्दी और अनवाल है। इनके कुछ अन्य नाम हैं जो आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों टुंड्रा तुल्य वनस्पति। तो टुंड्रा तुल्य वनस्पति कितनी ऊंचाई तक पाई जाती हैं? तो ये 3600 से लेकर 4800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। इसमें इससे ऊपर जो बर्फ रहती है ये आपको याद रखना है। इस टुंड्रा तुल्य वनस्पति से जो क्षेत्र है लगभग 3600 से लेकर 4800 मीटर तक, इससे जो ऊपर का जो क्षेत्र है दोस्तों उसमें बर्फ पड़ी रहती है बहुत ही अधिक। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों वनों का प्रशासनिक विभाजन। तो वनों को कितना किसके अधीन है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन विभाग के अंतर्गत जो वन क्षेत्र है वो 70.46% है। ये आपको याद रखना है। तो वनों का प्रतिशत की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो वन हैं वो वन विभाग के पास होते हैं। वो कितना है? तो ये 70 से लेकर 70.46% है। ये आपको याद रखना है। ये पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं, यानी कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका इस पर अधिकार होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि वन पंचायत अधीन के अधीन जो वन होते हैं वो 15.32% होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि वन पंचायतों के अधीन कितने परसेंट वन होते हैं? तो ये 15.32% वन आते हैं वन पंचायतों के अधीन, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन 70.46% वन होते हैं और वन पंचायतों के अधीन 15.32% होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये जो वन होते हैं पंचायतों के अधीन, स्थानीय वन पंचायतों का इस पर अधिकार होता है। ये आपको याद रखना है कि ये जो वन पंचायत के अधीन वन है उस पर किसका अधिकार होता है? तो स्थानीय वन पंचायतों का अधिकार होता है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों राजस्व विभाग अधीन के अंतर्गत कितना होता है? राजस्व विभाग के अंतर्गत कितना होता है? तो ये 13.76% होता है। आपको याद रखना है 13.76% वन जो होते हैं वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि पशु चराने या लकड़ी काटने की अनुमति होती है। ये गवर्नमेंट के अंदर ही होते हैं, लेकिन इसमें जो स्थानीय लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उसमें उन्हें इसमें पशु चराने की अनुमति और लकड़ी लाने की अनुमति दी जाती है। वो इसमें लकड़ियां ला सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों निजी क्षेत्र, निजी वन या अन्य संसाधन वन। तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो वनों का प्रतिशत है वो 0.46% है। ये आपको याद रखना है कि निजी क्षेत्र में जो वनों का परसेंटेज है वो कितना है? तो 0.46% है। ये आपको याद रखना है।
आगे है दोस्तों प्रमुख उपयोगी वनस्पति। तो अब बात करते हैं वनस्पति के बारे में जो आयोग द्वारा पूछी जा रही हैं आजकल। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और आयोग इनमें से बहुत क्वेश्चन बनाता है, तो आपको याद रखना है। पहला है पीलिया के रोग में उपचारक। तो दोस्तों पीलिया में उपयोगी जो वनस्पति है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है उसका नाम किलमोड़ा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा। पीलिया के उपचार के लिए कौन सी वनस्पति का यूज़ किया जाता है, तो वो किलमोड़ा है। इसे वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में भी रखा गया है। इस पौधे को वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है, ये आपको याद रखना है। ये आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना दोस्तों कि किलमोड़ा जो पीलिया उपचार के लिए प्रयोग की जाती है कि या वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में इसे रखा गया है। क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, तो आप याद रखना है कि वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में किस पौधे को रखा गया है, तो ये किलमोड़ा है, आपको याद रखना है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं दोस्तों, जिसे हम दारू हरिद्रा या जरसिक के नाम से भी जानते हैं। ये किलमोड़ा वनस्पति का नाम क्या क्या है, तो दारू हरिद्रा है या जरसिक के नाम से इसे हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किलमोड़ा का अन्य नाम क्या है, तो दारू हरिद्रा है या जरसिक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। इसी में है जो जड़ों में पाया जाता है, इसका जो रसायन होता है दोस्तों वो किस में पाया जाता है, तो वो जड़ों में पाया जाता है और उसका नाम क्या है रसायन का, बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड। ये आपको याद रखना है। इसकी जड़ों से जो बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड है वो पीलिया उपचार के लिए उपयोगी होता है। ये आंखों के उपचार के लिए भी उपयोग होता है, ये आपको याद रखना है। इसका जो प्रयोग है किलमोड़ा का या जरसिक का, तो आप याद रखेंगे इसका प्रयोग आंखों के लिए भी किया जाता है। अगला है दोस्तों अतिसार में। अतिसार में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो वो घोड़चक है। घोड़बच है दोस्तों वो। अतिसार में जो वनस्पति प्रयोग की जाती है वो कौन सी है, तो घोड़चक है, ये आपको याद रखना है। अगला है सर्प विष में। तो जो जिसे सांप काट लेता है दोस्तों उसका सर्प का जो विष होता है उसे उतारने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो वो मरोड़ फली है, ये आपको याद रखना है कि सर्प विष उतारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो मरोड़ फली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। जबकि ज्वार उतारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो चिरायता का है। तो चिरायता वनस्पति का प्रयोग ज्वार उतारने के लिए किया जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों चरक संहिता में उत्तराखंड का नाम क्या मिलता है, तो दोस्तों चरक संहिता में उत्तराखंड को वनस्पतिक बगीचा कहा गया है, ये आपको याद रखना है कि चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहते हैं, तो वनस्पतिक बगीचा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों कि उत्तराखंड को हिमालय के क्षेत्र में क्या कहते हैं, तो आप याद रखोगे हिमालय में इसे हिमवत औषध भूमियान कहा गया है। जबकि उत्तराखंड को चरक संहिता में क्या बोलते हैं, तो वनस्पतिक बगीचा बोलते हैं। जबकि हिमालय में इसे हिमवत औषधि भूमियान कहा गया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला कि हिमालय में इसे उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो हिमवत औषध भूमियान। जबकि चरक संहिता में इसे वनस्पति बगीचे के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों झूला वनस्पति। तो झूला वनस्पति आपको याद रखनी है, इसकी कुछ प्रजातियां हैं जिसका नाम है मक्कू व छचीड़ा। ये क्वेश्चन आयोग द्वारा अभी हाल ही में कनिष्क ऑपरेटर में पूछा गया था, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि झूला वनस्पति जो इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं वो मक्कू और छचीड़ा है। तो जो उपयोग होता है दोस्तों वो किसके लिए होता है, सांभर के लिए, गरम मसाले के लिए, रंग रोगन के लिए, हवन सामग्री के लिए, रेजिनोइड निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस झूला वनस्पति का निर्यात किस देश को किया जाता है, तो वो फ्रांस को किया जाता है। हाल ही में ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा था कि झूला वनस्पति का जो निर्यात है वो किस देश के साथ किया जाता है, तो ये फ्रांस है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों घिंगारू। तो घिंगारू वनस्पति जो है दोस्तों उसका प्रयोग हृदय रोग के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है कि घिंगारू जो वनस्पति है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये हृदय रोग के लिए किया जाता है।
आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों ब्राह्मी। ये ब्राह्मी जो है दोस्तों एक बुद्धिवर्धक है। जो बच्चे माइंड से कमज़ोर होते हैं या वीक होते हैं वो इस चीज़ के प्रयोग करते हैं। बुद्धिवर्धक औषधि है दोस्तों ब्राह्मी, जो कि हरिद्वार में सर्वाधिक पाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि ब्राह्मी एक वनस्पति है दोस्तों, और ये इसका प्रयोग बुद्धिवर्धक के रूप में किया जाता है और ये सर्वाधिक हरिद्वार में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों सिकाकाई। सिकाकाई जो वनस्पति है इसका प्रयोग आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में किया जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, सिकाकाई वनस्पति का प्रयोग आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है भीमल। भीमल जो वनस्पति है दोस्तों इसका जो प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। आपको याद रखना है कि भीमल जो पौधा है दोस्तों इसका प्रत्येक भाग उपयोगी होता है और इसकी शाखाओं को कूटकर शैम्पू बनाया जाता है। भीमल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो शैम्पू बनाने में किया जाता है। इसका जो प्रत्येक भाग होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है। इसकी शाखाओं को कूटकर यानी कि कूट या पीस कर इसके शैम्पू बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कंडाली। तो कंडाली जिसे हम बिच्छू घास भी बोलते हैं, ये कंडाली घास या बिच्छू घास के नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो उपयोग होता है दोस्तों वो एमीनिया जो रोग होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। सब्जी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, लोग इसकी सब्जियां भी खाते हैं, वो भी आपको याद रखना है कि कंडाली या बिच्छू घास जो होती है इसका प्रयोग एनीमिया रोग के लिए होता है और इसका जो सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों भेंकल पौधा। तो भेंकल पौधे का जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है? तो वो गठिया रोग के उपयोग के लिए होता है। ये आपको याद रखना है। जिन्हें भी गठिया रोग का जो बीमारी होती है उसके लिए भेंकल पौधे का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही कारगर होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसमें बीज से जो इसके बीज होते हैं दोस्तों, इसके बीज से तेल निकालकर बोटिया लोग खाते हैं। किससे? भेंकल पौधे के। तो आपको याद रखना है जो भेंकल पौधे का प्रयोग किस लिए होता है? तो गठिया रोग के उपचार के लिए होता है और इसके बीजों से तेल निकालकर भोटिया लोग उसे खाते हैं या सब्जी वगैरह में खाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला है श्याम वाली। इस वनस्पति को निर्गुंडी नाम से भी जानते हैं। श्याम वाली जो वनस्पति है दोस्तों इसे निर्गुंडी वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है। इसका हर भाग औषधीय होता है, यानी कि जो ये पूरा पेड़ होता है इसका सभी का यूज़ वनस्पति के रूप में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसकी जो पत्तियां हैं दोस्तों वो किस लिए यूज़ होती हैं? तो कटे हुए या गठिया रोग के उपचार के लिए इसकी पत्तियों का यूज़ किया जाता है। उन्हें हाथ से ही पीसकर उसका मरहम टाइप से लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। आगे है दोस्तों पुष्प की बात करें तो उसमें पेचिस, हैजा, बुखार, लीवर और दिल के से संबंधित रोग में इसके पुष्प का यूज़ किया जाता है। ये आपको याद रखना है। जो इसका पुष्प होता है निर्गुंडी या श्यामली का जो पुष्प होता है दोस्तों उसका प्रयोग पेचिस, हैजा, बुखार, लीवर और दिल से संबंधित रोगों को मिटाने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों पीली जड़ी। पीली जड़ी जिसे हम ममीरा नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है कि पीली जड़ी किसे कहते हैं? तो इसे ममीरा नाम से भी जाना जाता है। ये जड़ों का रंग जो होता है पीला होता है। ये आपको याद रखना है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो किस रंग की होती हैं? तो पीले रंग की होती हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पीली जड़ी के नाम से या ममीरा नाम से हम इसे जानते हैं दोस्तों। इसकी जड़ें क्योंकि पीली होती हैं इसलिए हम पीली जड़ी के नाम से जानते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो ममीरा है और जो इसका उपयोग है दोस्तों वो किस लिए किया जाता है? तो काजल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पीली जड़ी का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। टॉनिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अमेश। अमेश पौधा जिसे हम हिप्पोई नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी कि अमेश जिसे हम हिप्पोई नाम से जानते हैं। या क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि हिप्पोई पौधा का अन्य नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि अमेश है। तो ये जो पौधा होता है दोस्तों इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है।
ये आपको याद रखना है कि अमेस, जिसे हम हिप्पोई नाम से जानते हैं, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, वो दवा बनाने में, टॉनिक और सौंदर्य में इसका उपयोग किया जाता है। अमेस या हिप्पोई पौधे का यूज़ किस में किया जाता है? तो दवा बनाने में, टॉनिक के लिए या सौंदर्य आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्थानीय लोग द्वारा इसका उपयोग किसके लिए किया करते हैं? तो वो टमाटर के रूप में करते हैं। जब वहाँ टमाटर नहीं होते तो अमेस या हिप्पोई पौधे को काटकर उसे सुखा लिया जाता है और सब्जी में डालकर उसका यूज़ किया जाता है। ये टमाटर की जगह इसका यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों धुनेर। धुनेर पौधा, तो धुनेर पौधे का जो यूज़ होता है, इसमें टेक्सटाइल नाम का एक रसायन होता है जो कि कैंसर रोग के उपचार के लिए उपयोगी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कैंसर के उपयोग के लिए कौन सी वनस्पति है? तो वो धुनेर है। ये आपको याद रखना है कि किस वनस्पति का यूज़ कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, तो वो धुनेर है, आपको याद रखना है। इससे टेक्साल नामक रसायन को प्राप्त किया जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये हैं सारी वनस्पति जो आपको याद करनी है। धुनेर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब आप इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि इसका यूज़ कैंसर के लिए किया जाता है। और टेक्सटाइल जो नामक पदार्थ होता है उससे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आप सभी को ये सभी क्वेश्चन याद करने हैं और आयोग द्वारा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।